टीजीटी पीजीटी 2022 के परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्रों का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, ये नया यूट्यूब चैनल है, इसलिए मैं आप सभी मित्रों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने मित्रों में से शेयर करके हमें सहयोग प्रदान करें। यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक का ये क्वेश्चन आंसर है। ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप पहला वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है। चलिए आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता? तो मिट्टी से जो बनने वाले रंगों में है वो है गेरू, रामरज और खड़िया, जबकि आलता जो है वो मिट्टी से नहीं बनता है। ठीक, आलता कहते हैं, अलता लिखा हुआ इसमें, आलता कहते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तंत्र कला में मूल क्या है? तो तंत्र कला में जो मूल है वो है आध्यात्म। आध्यात्म को तंत्र कला में मूल माना जाता है। तंत्र परंपरा से जुड़े हुए आगम ग्रंथ है। तंत्र शब्द बहुत ही विस्तृत है। तंत्र परंपरा एक हिंदू और बौद्ध परंपरा तो है ही, जैन धर्म, सिख धर्म, तिब्बत की बौद्ध परंपरा आदि में भी है। भारतीय परंपरा में किसी भी व्यवस्थित ग्रंथ, सिद्धांत, विधि, उपकरण, तकनीक या कार्य प्रणाली को भी तंत्र कहते हैं। तंत्र कला का संबंध आध्यात्म से है। प्रश्न संख्या 38 जो है वो कह रहा, अच्छा इसमें प्रश्न संख्या 37 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आध्यात्म। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 38 अभिकरण और कथन से संबंधित है। प्रश्न ये कह रहा है, प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर, और प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर उपलब्ध था, शायद होना चाहिए यहाँ पे। रीजनिंग में क्या कह रहा है, तर्क में क्या कह रहा है, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रचुर मात्रा में सुलभ व टिकाऊ होता था। तो बात कर रहा है प्रस्तर की। प्रस्तर कह रहा है प्रश्न ऐसा होना चाहिए, प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर महत्वपूर्ण वस्तु थी। तो रीजनिंग में क्या होना चाहिए था, क्योंकि भावों के अभिव्यक्ति के लिए प्रचुर मात्रा में यह सुलभ और टिकाऊ भी था। तो इस हिसाब से इसमें ए और सी दोनों होने चाहिए थे, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए पत्थर बहुत ज्यादा उपलब्ध थे और ये टिकाऊ और मजबूत भी हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब इसमें ये व्याख्या किया हुआ है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, या जिसे नव पाषाण काल भी कहते हैं। उनकी टाइम लाइन दिया हुआ है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक पूर्व पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल की बात की जाए तो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक हम लोग देखते हैं नव पाषाण काल का टाइम पीरियड चलता है। और कुछ दिया है इस व्याख्या में, तो ये देख लीजिए। कह रहा है कि इस युग के मानव जो है वो प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहते थे। पूर्व पाषाण काल की बात की जा रहा है, तथा पत्थर, हड्डी और लकड़ी के औजार या हथियार बनाते थे। ये अवशेष प्रायः पशुओं के अस्थियों से प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम ब्रूसफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पर की थी। ये महत्वपूर्ण है, पल्लावरम मद्रास के समीप, एग्जाम में पूछ लिया गया है कई जगहों पे। इसके पश्चात प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे सोवा, नर्मदा, साबरमती और घाटिया में मिले हैं। 1863 ईस्वी में मद्रास के समीप पूर्व प्रस्तर युग में एक कला पूर्व शिलाखंड का पता लगा है। इस प्रकार 1880 ईस्वी में मिर्जापुर के पंख पोशाक युक्त अनेक चित्र खुदी चट्टानों पर मिले हैं जो प्रागैतिहासिक महत्व के हैं। तो ए और सी जो है इसका वो तो सही था, हमने पहले ही बताया था। चलिए प्रश्न संख्या 39 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 39 में कह रहा है कि 1860 ईस्वी में 1860 ईस्वी में एक मिनट रुकिए,
क्या रहा है 1860 ईस्वी में प्रथम पुरातत्व निदेशक कौन बने थे? तो 1860 ईस्वी में प्रथम पुरातत्व जो निदेशक थे वो कनिंघम थे। ये यहाँ पे टाइम पीरियड ऐसे ही दे दिया है। अगर बात की जाए तो भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक कौन थे, तो सबको पता होगा कनिंघम साहब थे प्रथम पुरातत्व निदेशक। चलिए प्रश्न संख्या 40 पे चलते हैं। भारतीय चित्रकला है, भारतीय चित्रकला कैसी चित्रकला है? तो भारतीय चित्रकला जो है वो रेखा प्रधान चित्रकला है, रेखा प्रधान चित्रकला है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र हैं? प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र हैं? तो इसके लिए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 41 का जो आंसर होगा वो ए सही होगा। प्रतीकात्मक रेखा चित्र बनाए गए थे। भारतीय कला के प्रारंभिक गुफा चित्रों में प्रतीकात्मक रेखा चित्र है, तो प्रतीकात्मक रेखा चित्र इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आगे चलते हैं। क्या रहा है कि भारतीय कला की एक विशेषता उसकी प्रतीकात्मकता में निहित है। प्रतीक वस्तुतः और स्थूल पदार्थ होता है जो कि अप्रस्तुत सूक्ष्म भाव का अनुभूति का मानसिक आविर्भाव करता है। स्वस्तिक की चार आड़ी खड़ी रेखाएं चार दिशाओं की, चार लोकों की, चार प्रकार की सृष्टि की और सम सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रतीक है। तो ये जो स्वस्तिक का ये चिन्ह है इस तरीके से बना रहता है, उसमें चार रेखाएं होती हैं इस तरीके से रहता है। तो ये जो चार रेखाएं हैं वो तमाम चीजों को प्रदर्शित करती हैं। इनमें जैसे कि बताया गया है कि ये जो चार दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं, चार लोगों को प्रदर्शित करती हैं, चार प्रकार की सृष्टि की, और जो समाहर्ता जो ब्रह्मा है उनकी चार मुखों को प्रतीक करता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। इसकी आड़ी और खड़ी दो रेखाओं, इसकी आड़ी और खड़ी दो रेखाओं और उसके चारों सिरों पर जुड़ी चार भुजाओं को मिलाकर कुल 6 रश्मि का प्रतीक माना जाता है। उदाहरण के लिए कलाकार ने बौद्ध धर्म में बुद्ध की आकृति के स्थान पर कमल बना दिया था। रंगों के द्वारा भी कलाकार ने प्रतीकात्मक का आभास कराया था। जल रंग चित्रों का आरंभ गुफा चित्रों से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 क्या कह रहा है? कह रहा प्रागैतिहासिक चित्रकला रंगों में क्या मिलते हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला रंगों में क्या मिलते हैं? तो यहाँ पे जानवरों की चर्बी मिलाते थे। चित्र रंगों को बनाने के लिए जानवरों की चर्बी मिलाते थे। कलम में कई क्वेश्चनों में देखा था कि वो जो खड़िया से किसी चित्र को रंगते थे तो उसमें जानवरों की चर्बी मिला देते थे। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्र प्रायः खुरदरी चट्टानों, दीवारों इत्यादि पर बनाई जाती थी। ये बात हमने कई बार देखा है। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। चित्र प्रायः लाल, काले, सफेद खड़िया से बनाए जाते थे और इन रंगों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल करने से पूर्व इन्हें पशुओं की चर्बी मिलाया जाता था। इनमें लाल रंग में, काले रंग में और सफेद रंग में जो प्रयोग किया जाता था खड़िया, उसमें जानवर की चर्बी मिलाई जाती थी। अब बात की जाए प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में क्या है? सर्वप्रथम किस स्थान पर पाषाणकालीन औजार मिले हैं? तो सर्वप्रथम पाषाणकालीन औजार जो है वो आपको पल्लावरम से मिले हैं। पल्लावरम जो है, पल्लावरम से विचेत मिले हैं। अगर हम बात करें तो भारत में सर्वप्रथम भूस्फुट जो है, भारत में सर्वप्रथम भूस्फुट जो नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज मद्रास के समय पल्लावरम नामक स्थान पर की थी। किसने की थी? भूस्फुट ने की थी। इसके अलावा प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे सोवा, नर्मदा, साबरमती इत्यादि स्थान है।
सोवा, नर्मदा, साबरमती की घाटियां इत्यादि स्थान है। इन जगहों पे आपको ये चित्र मिल जाते हैं, औजार मिल जाते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 44 में। प्रश्न संख्या 44 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 44 में ये कहा गया है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं? तो ये कई बार ये प्रश्न आ चुका है। प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र है सबसे ज्यादा आखेट के बने हैं। आखेट मतलब शिकार के चित्र बने हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र जो है आखेट के मिलते हैं। आदिम मनुष्य के चित्रों की प्रमुख विषय वस्तु आखेट रही है। उनमें बारहसिंगा, महिष, हाथी, घोड़ा, सुअर, गैंडा, भालू, हिरण, बैल, गाय, चीता, भैंस, जिराफ जैसे पशुओं के शिकार करते हुए चित्र बनाए गए हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज मिर्जापुर के कैमूर पहाड़ियों पर की गई थी। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज अंग्रेजों ने की। भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम आर्चोवाल्ड कार्ललाइल ने 1880 ईस्वी में की। पश्चात काकबर्न ने 1883 ईस्वी में की थी। तो इनका नाम कार्ललाइल जो है महत्वपूर्ण है कि भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की थी? कार्ललाइल ने। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज किसने की थी? कार्ललाइल ने। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 क्या कह रहा है कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो हम लोगों ने कई क्वेश्चन इसमें से देखे थे कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार, आग की खोज, मनुष्य घर कब बनाने लगा था, मानो अब क्या नाम है कि भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया था। ये सब किस काल की बात हो रही थी? ये सभी नवपाषाण काल में हुआ था। आग की खोज हुई थी, चाक की खोज हुई थी, चाक की खोज हुई थी। लोग पशुचारण मतलब कि पशुपालन करना शुरू कर लिए थे, घर बनाना शुरू कर दिए थे, बर्तन बनाना शुरू कर दिए, इत्यादि कई कामों को इंसानों ने, मनुष्यों ने नवपाषाण काल में शुरू किया था। व्याख्या देख लेते हैं। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। उत्खनन में विभिन्न आकार प्रकार के मिट्टी के बर्तन बहुसंख्या मात्रा में मिलते हैं, इनके टुकड़े मिलते हैं। ठीक है। बर्तन हस्त और चाक दोनों प्रकार से बनाए जाते थे। कंधे मृदभाण मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के बने होते थे। कुछ को लाल रंग से पोतकर काली रेखाओं से चित्र बनाए जाते थे। बर्तनों को भट्टी में भली भांति पकाया जाता था। नवपाषाण काल में मनुष्य पत्थरों के यंत्रों को पत्थरों पर पालिश करता था। नवपाषाण काल में मनुष्य पत्थरों के यंत्रों को पालिश करता था और चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करता था। नवपाषाण काल युग में मानव सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया। प्रश्न संख्या 46 क्या कह रहा है? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई जाती थी? तो लकड़ी के पटल बनाई जाती थी क्या? नहीं। वृक्ष की छाल पर बनाई जाती थी क्या? नहीं। ताल पत्रों पर बनाई जाती थी क्या? नहीं। चट्टानों पर बनाई जाती थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चित्रकला किस सतह पर बनाई जाती थी? चट्टानों पर। प्रश्न संख्या 47 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 क्या कह रहा है कि नवपाषाण काल युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तित की? नवपाषाण काल युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसे अपना करके मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तित की? तो सबसे बड़ी बात यह थी कि आग की खोज हो गई थी। कृषि की जब खोज हुई थी तो कृषि की खोज का ही परिणाम था कि इसमें कई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। तो नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ था। पालिशदार पाषाण उत्कीर्ण विशेषकर कुल्हाड़ियों का निर्माण किया गया था। मानव सभ्यता के इतिहास में कृषि के प्रारंभ को एक क्रांति के रूप में देखा जाता है। बिल डुरैंड के शब्दों में कहा जाए तो समस्त मानव इतिहास एक प्रकार के दो क्रांतियों पर आधारित है। नवपाषाण कालीन आखेट में कृषि के संचरण और आधुनिक कृषि से उद्योग का संचरण। प्रश्न संख्या 48 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 48 में कह रहा है भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो भारतीय चित्रकला का इतिहास जो है वो लगभग हम बता सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि लगभग 5000 वर्षों का चित्रकला का इतिहास रहा है। वो भीमबेटका की गुफा हो गई, चाहे मिर्जापुर की गुफा हो गई, चाहे होशंगाबाद की गुफा हो गई,
इन सभी हम देखते हैं कि चित्रकला को भारत में चित्रकला का जो इतिहास है लगभग 5000 वर्ष पुराना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, इसको रफ कर दें। हाँ, प्रश्न संख्या अब 49 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 क्या कह रहा है? अधिकांश अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो ये कई बार हमने देखा, तो जो प्रागैतिहासिक चित्र है वो कहाँ पे मिलते हैं? प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो हमको गुफाओं में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 क्या कह रहा है? प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? हमने देखा कि प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे ज्यादा रेखाओं का महत्व है, क्योंकि जो चित्र बनाए जाते थे वो रेखाओं से ऐसे ही बना दिए जाते थे। ये इस तरीके से गैंडा बना दिया जाता था, और इत्यादि जानवरों को जो बनाया जाता था या जो भी संरचना बनाई जाती थी उसमें रेखाएं ही शुरुआत की गई थी, रेखाओं से शुरुआत किया गया था, और उसके बाद फिर अन्य जो रंगाई पुताई वाला काम बाद में शुरू किया गया। या इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब उस समय क्या किया गया था, जो तंत्र मंत्र की बात की गई थी, हमने पहले भी देखा था तंत्र मंत्र की बात की गई थी, तंत्र मंत्र में भी ये रेखाओं का ही प्रयोग किया गया था। इस तरीके से हम हर जगह पे देखते हैं कि ये रेखाओं का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? रेखाएं थी। अब ये कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो गुहा चित्र है। गुफा में जो चित्र बना है उसे गुफा चित्र कह सकते हैं। अब बात की जाए तो प्रश्न संख्या 52 की। 1 मिनट जो है प्रश्न संख्या 52 के लिए इसको रद्द कर देते हैं। चलिए, प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी चित्रकला के लेखक कौन है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक जो है वो जगदीश गुप्त साहब है। जगदीश गुप्त साहब के बारे में बात किया जाए तो जगदीश गुप्त साहब ये कवि और चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। रेखांकन चित्रण में ये सिद्धहस्त थे, और इनका जन्म जो है वो हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म शायद कोई नहीं पूछा आपसे। आप इनकी शिक्षा इलाहाबाद में हुई थी, और इनके गुरु जो थे वो छितेंद्रनाथ मजूमदार थे। इनकी प्रमुख पुस्तकों में भारतीय कला के पदचिन्ह, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला आदि है। अब बात की जाए तो प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 में कह रहा है कि गेरू क्या है? गेरू के बारे में हम लोगों ने देखा था कि ये लाल रंग से मिलकर बना है। तो ये क्या है? रंग है जो कि भूमि से प्राप्त किया गया है, तो इसे भूमिज रंग भी कहते हैं। गेरू क्या है? भूमिज रंग। प्रश्न संख्या 64 देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? तो पशु आकृति कितनी बार हम लोगों ने देखा था, कई जानवरों के जो चित्र बनाए गए थे पशु आकृति में। प्रश्न संख्या 65 में कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्रकलाओं की खोज किसने की थी? तो प्रागैतिहासिक चित्रकलाओं की खोज जो है वो कार्लाइल ने किया था। नाम थोड़ा कठिन है लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि चित्रकला की खोज ही, हम लोग चित्रकला के बारे में बात कर रहे हैं, और उनकी भारत में चित्रकला की खोज कौन किया था यही नहीं जानेंगे तो बड़ी विडंबना हो जाएगी। तो नाम इनका है कार्लाइल। नाम कठिन है लेकिन याद हो जाएगा कई बार नाम लेने पर इनका। कार्लाइल 1880 में उन्होंने खोज किया था इसका, मिर्जापुर से। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए जाते थे। तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो गेरू और चारकोल से तैयार किए जाते थे। अगर हम बात करें तो ये प्रागैतिहासिक चित्र जो प्राप्त हुए हैं वे नौपाषाण काल के हैं। नौपाषाण काल के मानव का प्रमुख केंद्र जो है बेल्लारी, जो कि कर्नाटक में है। बेल्लारी जो कि कर्नाटक में है। और इसके आगे बात किया जाए तो बेल्लारी के बाद इधर कुछ चित्र पाए गए केरल में, और कुछ चित्र कहाँ पे? तमिलनाडु में भी पाए गए।
आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 67, है ना। हाँ, प्रश्न संख्या 67 की बात की जाए तो 67 में लिखा है पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र में कौन कौन से चित्र हैं। भीमबेटका के चित्रों में कौन कौन से चित्र हैं, तो इसमें हाथी, जंगली सांड, बाघ के चित्र हैं। मेढक और सांप का चित्र तो नहीं मिलेगा कहीं, जेब्रा और बकरी का चित्र नहीं मिलेगा। भाले के साथ शिकार करते मानव का चित्र जो है वो मिर्जापुर से मिला है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में ये कह रहा है कि पूरा पाषाण काल के दौरान भीमबेटका गुफा में जो चित्र है, एक मिनट, हाँ ये कह रहा है पूरा पाषाण काल के दौरान भीमबेटका गुफा में बने चित्र जो है हाथी, जंगली सांड और बाघ के हैं। भीमबेटका गुफा के पहले स्तर के चित्रों में शिकार, नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी, घुड़सवार आदि दिखाए गए हैं। आगे बात की जाए तो भीमबेटका गुफा के दूसरे स्तर के चित्रों में मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। मानव ने खेती व पशुपालन के तरीके समझ लिए थे। आखेटक, कृषक, पहले आदि का चित्रण किया गया है। भीमबेटका गुफा से प्राप्त सामग्री 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की है। भीमबेटका गुफा में लगभग 600 गुफाएं मिलती हैं, जिनमें से 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त होते हैं। बात की जाए प्रश्न संख्या 68 की, तो प्रश्न संख्या 68 कह रहा है कि पूर्व प्रागैतिहासिक चित्रकला पूर्व प्रागैतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहाँ पे है। तो रायगढ़ तो छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये तो वर्तमान में है, सभी हम लोग जानते हैं। रायगढ़ कहाँ पे स्थित है, छत्तीसगढ़ में। अब नीचे कुछ दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, उसको देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन देखने के पहले एक बार इसको ड्राफ्ट कर देते हैं। चलिए, क्या रहा है, रायगढ़ पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख जनपद है। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य से पूर्व रायगढ़ मध्य प्रदेश का प्रमुख जनपद था। और रायगढ़ में स्थित गुफा बैतालदा गुफा से हिरण, छिपकली, जंगली जंगली भैंसे का शिकार करते हुए मानव नाचते, युद्ध करते पालतू पशुओं के सजीव चित्र है। ये चित्र गेलू और रामरज जैसे भूरे रंगों से बने हुए हैं। आगे बात की जाए तो रायगढ़ रियासत में मांड नदी के किनारे सिंघनपुर गुफा से प्राप्त चित्र सिंघनपुर गुफा के द्वार पर असंयत कंगारू के चित्र, घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, भैंसा, सांड, सूंड उठाए हाथी, खरगोश, जंगली सांड को पकड़ते हुए, बर्छी से छेदते हुए आखेटकों, घायल भैंसा बुरी तरह तीरों से बिंधा हुआ दम तोड़ रहा है। रायगढ़ क्षेत्र से में प्राप्त गुफाएं तरबरा पर्वत, कर्मागढ़, खैरपुर, बोतालदा में अनेक शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं।